नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्जाम फाइनली करवा दिया गया है। एग्जाम 1 दिसंबर को हुआ था और 2 शिफ्टों में हुआ था और अच्छे तरीके से एग्जाम आपका हो चुका था। 1 दिसंबर में 2 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ था। 9 to 12 फर्स्ट शिफ्ट एंड देन 2 to 5 सेकंड शिफ्ट। दोनों शिफ्टों में एग्जाम अच्छे तरीके से हो गया था। इससे पहले एग्जाम्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जहां तक मेरे सुनने में आया कि इस एग्जाम में कोई टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम इशू नहीं आया था। कुछ इशू आए जरूर थे, लेकिन वो साथ ही साथ सोल्व कर दिए गए थे। यहाँ पे हमारा सेंटर था हमीरपुर में, वहां पे भी 1-2 कैंडिडेट्स का एग्जाम बीच में रुक गया था, लेकिन देन आफ्टर सम टाइम्स वो भी स्टार्ट हो गया था और टाइम भी उसमें ज्यादा खराब नहीं हुआ था। 1-2 मिनट का टाइम जो है खराब हुआ था। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरा खुद का एग्जाम 1-2 बार ऐसा हुआ था कि हैंग हो गया था, लेकिन वो साथ में चल भी पड़ा था। 4-5 सेकंड के बाद साथ में स्क्रीन शुरू भी हो गई थी और रिव्यू का ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा था मेरे कंप्यूटर में, लेकिन उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आंसर हो रहे थे और बाकी एग्जाम अच्छे तरीके से हो रहा था, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं आई। और टेक्निकल कारणों की अगर बात करें तो एग्जाम अच्छे तरीके से हो गया था। पूरे सेंटर में ही किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। आ रही थी थोड़े बहुत इशू टेक्निकल, लेकिन वो साथ ही साथ सॉर्ट आउट कर दिए जा रहे थे, तो वो उस तरीके से एग्जाम अच्छे तरीके से हो गया हमारे सेंटर में भी, जहां से मैंने दिया। इस वीडियो में मैं फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था आपका इंग्लिश का और पेपर 1 का, उसका रिव्यू करूंगा, एनालिसिस करूंगा क्वेश्चंस को, और हम जानेंगे कि आपकी कट ऑफ जो है इस बार की किस तरीके की रह सकती है, किस नंबर पे आपको जो है आपका नेट या फिर जीआरएफ क्लियर हो सकता है। उस तरीके से हम उसके ऊपर बात करेंगे हम इस वीडियो में। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस करूंगा मैं फर्स्ट शिफ्ट की, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम रहा था उसके बारे में। सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम भी लगा हुआ, जैसे मैं बात कर रहा था बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ये मेरे साथ वाले हैं, तो वो भी क्वाइट सिमिलर पैटर्न पे ही था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इस पूरे एग्जाम का निचोड़ निकालेंगे, पूरे एग्जाम का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एंड देन हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आपकी इस बार की कट ऑफ कहां तक की रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर पेपर 1 की बात करें तो दोस्तों पेपर 1 आपका था टफ एंड थोड़े क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के भी थे। टफ लेवल पे कहूंगा, मॉडरेट टू टफ कहूंगा मैं फर्स्ट पेपर को। कुछ क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल पे थे और कुछ क्वेश्चन आपके बहुत टफ थे, लेकिन इजी वाले क्वेश्चन मेरे को जो ऐसे मक्खन मलाई वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत कम दिखे, जो सीधे उठा के आंसर आ जाए। ऐसा क्वेश्चन कोई था ही नहीं पेपर 1 में। टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल उन्होंने अवॉइड कर दिया था। मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो मॉडल में से थे, वो मेथड में से थे कि इस मेथड के अकॉर्डिंग टीचिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मतलब टफ क्वेश्चन कहूंगा मैं उन्हें। कम्युनिकेशन में से 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी सारे टफ ही थे। रिसर्च में तो मेरे को क्वेश्चन देखा ही नहीं, एक आधा अगर होगा भी तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है। रिसर्च एप्टीट्यूड में से मुझे कोई क्वेश्चन देखा नहीं। और रीजनिंग में भी मात्र एक ही क्वेश्चन था, वो था सीरीज वाला, और एक आपका क्लोक वाला क्वेश्चन था कि कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे अगर सुई है तो। उसके अलावा डीआई में 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थे। डीआई को भी मैं ट्रिकी कहूंगा, क्योंकि आंसर आ ही नहीं रहा था डीआई। मेरा तो शुरू में डीआई वाला ऑप्शन आ गया था और मैंने सोचा कर ही लेता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ डीआई की, तो इस बार कर ही लेता हूँ। लेकिन आंसर निकल ही नहीं रहा था भाई, इतना ज्यादा ट्राई किया, डीआई में आंसर आ ही नहीं रहा था और फाइनली मैंने छोड़ ही दिया। 15 मिनट मेरे खराब चले गए, फिर मैंने डीआई छोड़ दिया। हालांकि जब मैंने बाद में एग्जाम करने के बाद किया तो फिर 3 क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से डीआई के अटेम्प्ट कर लिए थे, जो मेरा आंसर आ गया था, लेकिन 2 क्वेश्चन उसके बाद भी रह गए थे जिनका कोई आंसर नहीं निकाल पाया था मैं। अगर आप में से किसी ने डीआई आपको आसान लगा हो डीआई, तो आप बता सकते हैं। मुझे तो बहुत टफ लगा डीआई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन द अदर हैंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट था जिससे मैं कहूंगा कि ट्रिकी तो था वो, लेकिन सॉल्वेबल था। मतलब आप उसे आंसर कर सकते थे अगर अच्छे तरीके से पढ़ते आप तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आसान तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल पे ही कहूंगा, लेकिन वो आंसरेबल था। इसके अलावा पेपर 1 काफी टफ था मैं कहूंगा। ये 2 पार्ट छोड़ के डीआई थोड़ा टफ ही कहूंगा, डीआई को भी ट्रिकी कहूंगा थोड़ा सा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा इजी कह सकते हैं आप। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इजी कह सकते हैं। अदरवाइज पेपर 1 पूरे का पूरा टफ था। पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रहे थे। आई मीन टेक्निकल चीजें पूछी नहीं हुई थी कि कोई सिचुएशन दीजिए ना तब तो सही है। वो ज्यादा उन चीजों पे गए थे कि ये थ्योरी किसने दी है या फिर ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा। और एजर्शन और रीजन में से बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई मीन 7 से 8 क्वेश्चन थे उसमें से, एजर्शन एंड रीजन में से, एंड देन स्टेटमेंट वाले से कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एंड देन एजर्शन टाइप क्वेश्चन। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी थे, मतलब मैथमेटिकल भी थे जो आंसरेबल थे, लेकिन कुछ बहुत टफ थे। तो वो पेपर 1 को मैं ओवरऑल अगर पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी पेपर 1 वाज क्वाइट टफ। अगर पेपर 1 की बात करें तो जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट वाला आप मुझसे बता सकते हैं कि कैसा रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 1 तो काफी टफ था।
तो दोस्तों अगर पेपर 2 की बात करें जो कि आपका इंग्लिश का पेपर है, जो हमारे सब्जेक्ट का पेपर है, तो ये भी इस पेपर को भी मैं मॉडरेट टू टफ ही कहूंगा। मुझे भी इजी वाले क्वेश्चन बहुत ही कम थे, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो थे वो 4 से 5 ही थे, जो इनको आप डायरेक्टली, वो भी ऐसे नहीं था कि आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, वो भी घुमा फिरा के आंसर थे। तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पेपर 1 को भी मैं टफ ही कहूंगा, मतलब मॉडरेट टू टफ कहूंगा, इजी नहीं कहूंगा पेपर 1 को भी, क्योंकि बहुत सारे ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ऐसा नहीं था कि जो सिंपल वाला, मतलब आप सिंपल राइटर से पूछ लो ना, चार्ल्स डिकेंस की पूछ लो, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पूछ लो, विलियम वर्ड्सवर्थ की पूछ लो, नहीं, वो उन्होंने भी 4-4 किताबें ऐसे रखी हुई थी, एक किसी ऐसे उठा के, एक कहीं से उठा के, या फिर एक ही एज में से 4 किताबें थी, और 3 तो राइटर वाली थी जो तो आपको पता होगी मेन राइटर्स की हैं, एक ऐसे अननोन राइटर की होगी और वही मेन होगी जो अननोन राइटर की होगी। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो इंडियन लिटरेचर में से क्वेश्चन थे वो भी बहुत सारे टफ थे, मतलब जो राइटर मैंने सुने नहीं थे उनमें से पूछे गए थे क्वेश्चन। हालांकि 1-2 क्वेश्चन जो थे मैं मानूंगा, एक थिएटर में से क्वेश्चन था, मॉडर्न थिएटर में से आया था, और ऐसे क्वेश्चन थे जो इंडियन थिएटर में से जो आंसरेबल थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम दिखाई दिए मुझे। वर्ल्ड लिटरेचर को इन्होंने टोटली आउट कर दिया था, बहुत ही कम क्वेश्चन थे वर्ल्ड लिटरेचर में से। और जो वर्ल्ड क्लासिक बुक्स है उसमें तो एक ही क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। वर्ल्ड क्लासिक्स बुक्स जो हमारी है ना, जो वर्ल्ड क्लासिक बुक्स है जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या वर्ल्ड क्लासिक्स जो हमारे राइटर हैं, जो वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर हैं हमारे, उनमें से मुझे राइटर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं जो इंपॉर्टेंट वन होगा। इन्होंने क्या किया था, माइनर जो राइटर्स थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहा था इनका। जो माइनर राइटर्स थे या माइनर कैरेक्टर्स थे बुक्स में, अगर जैसे इन्होंने हैमलेट में से क्वेश्चन पूछा था, और एक पता नहीं कौन सा कैरेक्टर था हैमलेट में, तो मैंने सुना ही नहीं कभी, मतलब इतना डिटेल में कौन जाता है यार। जिस राइटर का, जिस कैरेक्टर का किसी ने नाम ही नहीं बोला होगा आज तक, पता नहीं योरिक क्या नाम कैरेक्टर था हैमलेट का, वो बोला था वो क्या रोल प्ले कर रहा है इसमें, और मैंने तो वो देखा ही नहीं आज तक कभी भी, मतलब इतना डिटेल में हैमलेट को कौन पढ़ता है। हम आई नो, मैंने भी डिटेल में समरी पढ़ी हुई है ग्रेड से की, वैसे भी काफी लेक्चर्स देखे हुए हैं हैमलेट पे, लेकिन ये वो था ही नहीं, वो करेक्टर मेरे को दिखा ही नहीं जो उन्होंने पूछा था हैमलेट में। खैर अभी जरूर चेक करूंगा कि ये करेक्टर क्या करता था, भाई कौन था ये करेक्टर। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और था शेक्सपियर में से, एक था, एक और क्वेश्चन था शेक्सपियर में से, टेम्पेस्ट में थे, हाँ टेम्पेस्ट में था एक क्वेश्चन। और चौसर को इन्होंने टोटली अवॉइड कर दिया है। चौसर में से मुझे एक ही क्वेश्चन नहीं दिखा, अगर आपको दिखा तो बता दीजिएगा, मुझे तो चौसर में से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। चौसर इसको टोटली कंप्लीट खराब कर दिया था। एंग्लो नॉर्मन को कंप्लीट खराब कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था ही ना एंग्लो नॉर्मन भी। और उसके अलावा कुछ जो आपके क्लासिक एज है, रोमन एज है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन थे क्लासिक एज में से, 1-2 क्वेश्चन थे वो भी क्रोनोलॉजी टाइप ही थे, वो भी मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कोई जो जिसमें दिमाग का यूज हो। क्रोनोलॉजी में क्या था, आपकी मेमोरी बेस्ड ज्यादा यूज होती है, तो मेमोरी बेस्ड एग्जाम कहूंगा मैं इसको, ये मेमोरी बेस्ड ज्यादा था, क्योंकि क्रोनोलॉजी होगी हर जगह, कहीं पे सीक्वेंस, कहीं मैच द फॉलोइंग, तो कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड एग्जाम कहूंगा, जो इन्होंने पैटर्न को मेमोरी बेस्ड बना दिया था कि बस जिसको दिमाग में चलता है ना, जिसने रट्टा मारा वो अच्छे से, और जिसने राइटर्स को नाम याद किया है, बुक्स को याद किया है, क्रोनोलॉजी को याद किया है, और वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे इस एग्जाम को, आई होप सो, है ना। उसके अलावा मैगजीन में से एक क्वेश्चन था कि इनको क्रोनोलॉजी में डालो। मैगजीन में से 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली, वो दोनों ही TSRI वाले थे, टाइटर स्पेक्टेटर एम्बरर, और एक में एग्जामिनर पूछ लिया था जो आई थिंक डैनियल डेफो ने रिव्यू किया था जिसको, और एक और था उसमें भी इन्होंने ऐसे पूछा था। पहले पूछ लिया था कि इनकी ओवरऑल डेट पूछ ली थी, उसके बाद पब्लिकेशन की डेट पूछी थी कि पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्रोनोलॉजी में डालो। तो वो दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे जो मैगजीन में से आए थे। उसके अलावा अगर बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे, आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। जनरली 20 to 25 क्वेश्चन मिलते हैं हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, सेकंड पार्ट में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अवॉइड थे, बिल्कुल 7 से 8 क्वेश्चन थे। एक टेस्ट ऑफ द ड्यूरेबिलिटी से 2 क्वेश्चन जो मैं समझूंगा जिन्होंने वो टेक्स्ट पढ़ा था वो इजी था उनके लिए आंसर करना, वो दोनों क्वेश्चन। उसके बाद हैरोल्ड पिंटर की एक पोएम पूछ ली गई थी, एंड देन उसके बाद एक और पोएम सी जो जिसमें जो इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से पूछा था, तो वो कहीं ना कहीं 6-7 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आंसरेबल थे, उनको आप आंसर कर सकते थे थोड़ा सा दिमाग लगा के। उसके अलावा तो इस पेपर को भी मैं टफ ही कहूंगा मेरे ख्याल से, तो ये मॉडरेट टू टफ ही था, इजी तो मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हालांकि क्वेश्चन जो थे वो सारे देखे हुए क्वेश्चन थे, अननोन क्वेश्चन नहीं थे। अननोन क्वेश्चन मेरे को बहुत कम दिखाई दिए, जो अननोन क्वेश्चन थे, जिनका बारे में कभी सुना ही नो थे। 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो अननोन थे, जिसके बारे में कभी सुना नहीं था। वो यूजीसी हर बार ऐसे पेपर में डालता ही है, ऐसे क्वेश्चन डालता ही है, 10 से 12, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, वो एक्सेप्टेबल थे। लेकिन बाकी के भी जो क्वेश्चन थे वो भी ऐसा नहीं था कि उन्हें आप सीधा आंसर कर सको, मतलब सीधा तो नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगा के होना चाहिए ना आंसर, लेकिन
वो घुमा फिरा के ऐसा पूछा हुआ था कि भाई पता ही नहीं चल रहा था, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था पेपर में। तो इससे तो मैं मॉडरेट टू टफ ही कहूंगा इस पेपर को भी। आपको अगर इजी लगा तो बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इजी लग रहा था सेकंड पेपर तो फिर जरूर बताइएगा। बाकी मेरे ख्याल से तो इसमें ट्रिकी कहूंगा, इसको ज्यादा ट्रिकी पे बेस्ड किया था, ट्रिक ज्यादा घुमा फिरा दिया था चीजों को, सिंपल चीजों को, और सामने पेश कर दिया था ना, मिला घुमा फिरा के सब कुछ मिला के सामने पेश कर दिया था हमारे। और एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करने की भी कोशिश की थी। जो चीज मैंने नोटिस नहीं की, हमारे सर ने नोटिस की, वो मुझे बता रहे थे कि आप जो एग्जामिनर था उसने कुछ क्वेश्चन में से कुछ लेटर को बड़ा कर दिया था, कुछ क्वेश्चन को लेटर को बहुत छोटा कर दिया था। जो मैंने बाद में नोटिस किया, बाद आने का जब उन्होंने मेरे को बताया तब मैंने नोटिस किया, हाँ ये बात जरूर थी। कुछ क्वेश्चन में से कुछ लेटर ऐसे थे जो बहुत बड़े थे, कुछ छोटे से थे। तो वो कह रहे थे कि वो एग्जामिनर हमें कहीं ना कहीं हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से आंसर आ सकता है। मैंने ये चीज नोटिस नहीं की, लेकिन खैर उन्होंने नोटिस की तो वो मुझे बता रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही थे, जो बड़े लेटर थे और उसके बाद छोटे लेटर थे, उसको आप कहीं ना कहीं मैच करके आंसर निकाल सकते थे। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने हमारी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी हेल्प नहीं चाहिए भाई साहब। हमें एग्जाम ऐसा डालो जो आंसरेबल हो, जो इसका आंसर करना थोड़ा, मैं बोलूंगा नहीं आसान हो, लेकिन कुछ फैक्ट बेस्ड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे माइनर राइटर्स पे जा रहे हो, मेजर राइटर्स पे भी फोकस करो थोड़ा सा, है ना। तो बस यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। उसके अलावा आई थिंक एक मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन का भी क्वेश्चन था, और या इसके अलावा तो मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। ज्यादातर थ्योरी में से क्वेश्चन थे, एंड देन लैंग्वेज में से काफी क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो मेन हमारा लिटरेचर है उसमें से कम क्वेश्चन थे। ज्यादा पार्ट थ्योरी और लैंग्वेज ने कवर किया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड कुछ इंग्लिश रिसर्च में भी से थे, 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश रिसर्च में भी से थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ एग्जाम का जो सेकंड पेपर का एग्जाम था, वो कुछ ऐसा इस तरीके का रहा था, मॉडरेट टू टफ। आपके अकॉर्डिंग लेवल कैसा था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करूं तो एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर आपका पेपर 1 आसान होता है तो पेपर 2 टफ रहता है, पेपर 2 टफ रहता है तो फिर पेपर 1 आसान रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इस बार पेपर 1 भी टफ था, पेपर 2 भी टफ था, मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल के थे दोनों एग्जाम। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों मॉडरेट टू टफ लेवल के ही सारे एग्जाम थे। तो दोस्तों इस बार अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपकी जो है वो गिरने वाली है। ऑब्वियसली कट ऑफ गिरेगी जब ऐसा एग्जाम आता है। वो उसके अलावा एक तो एग्जाम इन्होंने टफ डाल दिया, दूसरा बात ये है कि आपको पता ही है कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो फिर कट ऑफ ऑब्वियसली गिरेगी। ऑब्वियसली आई नो कंपटीशन इंक्रीज होगा, लेकिन कट ऑफ गिरती है। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो जनरली आपको पता है कि कट ऑफ बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि इस बार इन्होंने मेरिट भी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि परसेंटेज बता दी गई है, अभी 10% हो गया है जो नेट क्लियर होगा, है ना। उस हिसाब से तो आपकी जो है कट ऑफ वो गिरने वाली है इस बार। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 52 to 53, 54 तक आपकी कट ऑफ जो है, आपकी जो नेट है वो मिल जाएगा। अगर ओबीसी की बात करूं तो 48 to 50 के बीच बीच में आपको जो है इस बार नेट मिल जाएगा। एंड देन अगर आप एससी कैटेगरी की बात करूं तो 43 to 44 के बीच बीच आपका नेट हो जाएगा सभी का। तो ये तीनों कट ऑफ रहने वाली है, जो 3 मेन कैटेगरीज हैं हमारी। इसके बाद जो सब कैटेगरीज हैं उसमें तो आपको पता है थोड़ी सी कट ऑफ और गिर जाती है, लेकिन जो हमारी मेन कैटेगरीज हैं इनमें यही कट ऑफ रहने वाली है। और अगर जीआरएफ की बात करूं तो आप इसे 10% आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं इनको 62 to 63 तक आपका जीआरएफ मिल सकता है आपको। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में रहने वाला है 48 to 50 के बीच बीच में आपका जीआरएफ हो सकता है। और अगर ऐसी कैटेगरी की बात करूं तो आपका जीआरएफ होने वाला है 53 to 55 तक, 56 तक भी जा सकता है, एक आधा नंबर आगे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपकी जो कट ऑफ है इसी के बीच रहने वाली है। आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है, या फिर आपको लगता है कि कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगती है तो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको यूजीसी नेट के एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और जय हिंद जय भारत।